हमारे पास जो स्टेप्स हैं वायरल रेप्लिकेशन में, ठीक है, ये वायरल रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को अगर आप पढ़ें तो इनके अंदर आपको ना दो जगह पर वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, तो अर्ली और लेट का वर्ड यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वायरस सेल के अंदर एंटर होता है ना, तो सबसे पहले वो अपना मैसेंजर जो उसके पास होता है डीएनए या मैसेंजर आरएनए जो भी है, वो उससे मैसेंजर आरएनए बनाएगा। उस मैसेंजर आरएनए से वो वाली प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन्स क्या होंगी? वो एंजाइम्स होंगे, और वो वाले एंजाइम्स होंगे जो उसके अपने जीनोम को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो बनाएगा, फिर वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेगा। जब उसके पास जीनोम की मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी ना, फिर उस जीनोम से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो लेट मैसेंजर आरएनए होगा, लेट वायरल मैसेंजर आरएनए। और उससे जो प्रोटीन्स बनेंगी, वो प्रोटीन्स, अब जीनोम वाली प्रोटीन्स हमें नहीं चाहिए रेप्लिकेशन वाली, अब जो प्रोटीन्स बनेगी वो कैप्सिड प्रोटीन्स होंगी, वो वायरस के एनवेलप की प्रोटीन्स होंगी। तो स्पाइक प्रोटीन्स हो सकती हैं, तो वो प्रोटीन्स क्या होंगी? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगी। तो वो प्रोटीन्स, तो वो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगी। अब अगर हम इसको पढ़ें तो फर्स्ट स्टेप इज द अटैचमेंट ऑफ एंड पेनिट्रेशन बाय पेरेंटल वायरियन, यानी वायरियन कहते हैं इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल को, ठीक है, इन्फेक्शियस वायरस को। तो सबसे पहले वो अटैच होता है, पेनिट्रेट करता है इनटू द, या पढ़ के आए हैं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है, एफएससी में पढ़ा हुआ है। तो पेनिट्रेशन होती है, उसके बाद क्या है? सेकंड स्टेप इज अनकोटिंग ऑफ द वायरल जीनोम, वायरल जीनोम रिलीज होता है हमारे पास इनटू द होस्ट सेल। थर्ड स्टेप इज द अर्ली वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। जब वो सारा कुछ हो जाएगा, एंजाइम्स बन गए, फिर वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन होती है, फिर लेट वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, फिर प्रोजेनी वायरियन असेंबली होगी, उनकी प्रोजेनी की फिर सबसे पहले असेंबली होगी, और फिर वो सेल से जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये वायरल रेप्लिकेशन की स्टेजेस हैं, यही हमारे पास इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन हो रही है। सो फर्स्ट स्टेप अगर हम आए तो एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का आपको पता है अटैचमेंट, उसके बाद पेनिट्रेशन हुई है, वो अंदर चला गया है, अंदर जाने के बाद जो है उसने अपना जीनोम रिलीज कर दिया है, इट इज़ अनकोटिंग। फिर अर्ली ट्रांसक्रिप्शन हुई है, अर्ली मैसेंजर आरएनए बना है, अर्ली ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है, अर्ली प्रोटीन्स बन गई हैं, फिर डीएनए सिंथेसिस हुई है और लेट ट्रांसक्रिप्शन हुई है, फिर लेट ट्रांसलेशन हुई और लेट प्रोटीन्स बन गई हैं, ठीक है, जो कि कैप्सिड प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। फिर उनकी असेंबली हुई है, उन्हें पैक किया गया है वायरल पार्टिकल्स की फॉर्म में, और फिर उनको रिलीज कर दिया गया है वायरस से। और वायरस सेल की जो है वो लाइसिस भी हो सकती है, लाइसोजेनिक साइकिल भी हो सकता है, यू नो दैट मोर एक्यूरेटली। तो ये हमारे पास जो है ये वायरल रेप्लिकेशन की सारी स्टेजेस हैं। अब अगर हम वापस आएँ अपने टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू द एलोज हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया यहाँ तक। अब हमने पढ़ना है आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसके लिए हम दोबारा बैक्टीरियोलॉजी पर जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि दो तरह के बैक्टीरियल हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम्युनिकेबल हो सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल हो सकते हैं। जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शन होते हैं ना, कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस वो होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, इस चैप्टर के अंदर ये प्रेजेंट है। इसमें देखें वाई, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन की टर्म है, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी पैथोजेनिक पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। इसके दो से तीन मतलब है। पहला मतलब ये हो सकता है कि कोई भी आपके अंदर एंटर हो गया है, कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल, और आप उसके एंटर होने को आप कह रहे हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। या ये हो सकता है कि वो आपके अंदर एंटर हो गया है लेकिन उसने कोई डिजीज़ कॉज नहीं की, फिर भी हम उसको इन्फेक्शन कह देते हैं क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म तो अंदर गया है। थर्डली कि एक ऑर्गेनिज्म अंदर गया है और उसने डिजीज़ भी कॉज की है, तो भी उसको इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, डिजीज़ की टर्म और इन्फेक्शन की टर्म। खैर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ की, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है दो मेजर मैकेनिज्म से। मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी। वन ऑफ देम इज टॉक्सिन प्रोडक्शन, जिसमें एंडो और एक्सोटॉक्सिन्स बनते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगी। और दूसरा है इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन, सेल्स पर इन्वेड करके, अपने नंबर को इंक्रीज करके, कॉलोनाइजेशन करके, तो जो है बैक्टीरिया अपनी डिजीज़ कॉज करता है। अब इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है वो लिखा हुआ है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है दे आर स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और इनके स्प्रेड होने के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्प्रेड होती हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, और ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड होती है? इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कफिंग बाय द होस्ट जिसको डिजीज हुई होती है, ठीक है। लेकिन एक और बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉचुलिज्म, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि बॉचुलिज्म में जो एक्सोटॉक्सिन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है वो कंटामिनेटेड फूड में होता है, और वो सिर्फ तभी होगा जब वो फूड खाएंगे कंटामिनेटेड, ठीक है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं
कंटेजियस डिजीज़ की, ठीक है। अब ये हमारे उन डिजीज़ के लिए हम कंटेजियस की टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं कि इन्फेक्शंस एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है। एपिडेमिक होता है कि एक पॉपुलेशन में एक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। बट वो चली जाती है, एक टाइम के बाद जो है वो चली जाती है। बट अगर वो डिज़ीज़ उस पॉपुलेशन में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही उस पॉपुलेशन से, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे पोलियो पाकिस्तान में एंडेमिक है, लो लेवल में स्पेसिफिक पॉपुलेशन में वो स्टिल प्रेजेंट है। पेंडेमिक होता है अगर वो डिजीज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसकी पूरी दुनिया में प्रेजेंट हो, तो उसको हम जो है वो पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। उसके बाद इन्फेक्शन की कुछ स्टेजेस लिखी हुई हैं कि इन अपेरेंट और सब क्लिनिकल भी कुछ इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जिनके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, ठीक है। और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ मेजर करते हैं, ब्लड के अंदर उसके खिलाफ बनी है या नहीं बनी, ब्लड एनालिसिस होता है, वो ऑर्गेनिज्म ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं, तो पता चलता है, अदरवाइज वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ लिखी हुई है कि लेटेंट स्टेट होती है। लेटेंट स्टेट होती है कि जब ऑर्गेनिज्म गया, ठीक है, और सिम्टम्स प्रोड्यूस होने तक जो जितनी देर बॉडी में रह रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसको हम लेटेंट स्टेट कहते हैं। लेटेंट स्टेट आफ्टर विच रीएक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स में आकर, इसके दरमियान वाला जो एरिया है ना, जो टाइम स्पैन है, उसको हम लेटेंट स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है कि कुछ इन्फेक्शंस हैं वो आपने एक बार ट्रीट भी कर दिए, हो गया सही पर्सन, बट वो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो रह रहे होते हैं, पेशेंट उसका क्रोनिक कैरियर बन जाता है, उसे पता नहीं होता, वो बाद में एक टाइम पे जाके फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है या नहीं भी कर सकता, तो उसको हम क्रोनिक कैरियर स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये बातें जो है ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद इन्फेक्शन के रिलेटेड दो और टर्म्स हैं, नॉर्मल फ्लोरा, कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंट हैं और वो हमारे हमसे फूड लेते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है, हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जीआईटी में है, हमारे पास रेक्टम में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, डिफरेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और एक और टर्म है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही एक डिलेमा वाला टॉपिक है कि कॉलोनाइजेशन क्या है। एक नया ऑर्गेनिज्म है आपकी बॉडी में, लेकिन ना ही वो नॉर्मल फ्लोरा का मेंबर है और ना ही वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, ना ही वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम स्पैन को, उस ऑर्गेनिज्म को हम कॉलोनाइजर कहेंगे या वो कॉलोनाइजेशन वाली स्टेट में होगा, ठीक है। और वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता, लेकिन एट दैट टाइम वो डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा, तो उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अब हमने पढ़ना है पैथोजेनेसिस, बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की स्टेजेस और उसके डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो इसकी स्टेजेस भी यहाँ पर विद नंबर्स पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू द पोर्टल ऑफ एंट्री। फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसमिशन, ठीक है, कि वो एंटर होगा इन द बॉडी। सेकेंड है इवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस सच स्किन और स्टमक एसिड, यानी जो हमारे प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस हैं उनको क्रॉस कर जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनेसिस कॉज कर सकता है, अदरवाइज तो वो स्किन और इन द स्टमक और जो प्राइमरी हमारे इम्यून सिस्टम के जो इम्यून डिफेंसेस मैकेनिज्म हैं उनको वो किल कर देंगे बैक्टीरिया को। उसके बाद है adherence to mucous membranes usually by bacteria pili, तो वो एडहेयर कर देगा, क्योंकि वो रूट से आ सकता है, ओरल रूट से आया है या नेजल रूट से आया है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर कर जाएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो एडहेयर नहीं करेगा तो वो जीआईटी के थ्रू या तो एक्सपेल हो जाएगा अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ नहीं चिपकेगा, या फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो जाकर वापस थ्रू स्नीजिंग और एनी एक्शन वो एक्सपेल भी हो सकता है, तो वो एडहेयर कर जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन टू सिक्योर इट्स पोजीशन। फोर्थ पॉइंट इज द कॉलोनाइजेशन बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ एडहेरेंस। तो जहाँ वो एडहेयर हुआ है उस जगह पर अब वो कॉलोनाइजेशन कॉज करेगा, और ये उस इस लेवल तक, इन स्टेजेस तक अभी बैक्टीरिया के सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको कॉलोनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। वहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ इम्यून सिस्टम भी हमारा एक्टिवेट हो गया हुआ है, बट अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हैं। फिफ्थ वन इज द डिजीज सिम्टम्स कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोडक्शन और इन्वेजन अकम्पनीड बाय इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे फिफ्थ स्टेप पर, और वो पैथोजेनेसिस के, जैसे मैंने आपको बताया था, दो ही मेथड्स हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे या इन्वेजन होगी और इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो इन दो मैकेनिज्म के जरिए से वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। सिक्स्थ इज द होस्ट रिस्पॉन्सेस। अब होस्ट जो है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट पहले भी है, बट अब जो है वो बाकायदा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगी, और नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस सारे ही एक्टिवेट जो हैं वो हो चुके हैं इस स्टेप तक, यानी लाजमी एक्टिवेशन हो जाएगी इम्यून सिस्टम की। सेवंथ इज द प्रोग्रेशन और रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज, और जो टर्मिनेशन है इस सारे पैथोजेनेसिस की, दो सूरतों में हो सकती है, या तो जो है वो बैक्टीरिया जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, किल हो जाएगा बाय द इम्यून सिस्टम और नॉर्मल हो जाएगा पर्सन, या फिर क्या हो सकता है उस बैक्टीरिया की प्रोग्रेशन हो और वो आगे जो है डिजीज प्रोग्रेस करके क्रोनिक फॉर्म में चली जाए। तो ये हमारे पास जो है बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के 7 स्टेप्स हैं।
नेक्स्ट जो हमारा एलो था इस बैक्टीरियोलॉजी का जो लास्ट है, उसके बाद उसमें हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। ठीक है, इसकी उन्होंने कहा डिस्कस, तो इसमें एक तो आपको नाम आने चाहिए और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप इज़ द ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है बैक्टीरिया की फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट, जहाँ पर उसने जो है वो डिजीज़ कॉज करनी है। तो ये पूरा एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन बनता है इन्फेक्शियस डिजीजेस का। ठीक है, दो तरह से हो सकता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन सोर्सेज से ह्यूमन भी हो सकता है। नॉन ह्यूमन सोर्सेज में सॉइल, वाटर, एनिमल्स, इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे टावल्स हैं, सिरिंजेस हैं, जिनको हम फोमाइट्स कहते हैं। दे कैन बी ऑल्सो द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पर टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें से आप हर एक का जो है वो एक कॉमन एग्जांपल ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है गोनोरिया। ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाय इंटीमेट कांटेक्ट। ठीक है, और उसके बाद नो डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो फूड या वाटर के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, जिसमें डाइजेंट्री की जो डिजीज़ है वो है। ट्रांसप्लेसेंटल यानी उसमें कंजेंटल सिफिलिस आता है, थ्रू प्लेसेंटा इसकी ट्रांसमिशन हुई है। आगे है ब्लड ब्रॉन इन्फेक्शन, जिसमें सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, जिनका ट्रांसमिशन मोड ब्लड टू ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से जा सकते हैं। ठीक है, और यानी नीडल से, सिरिंज से, जिसमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ब्लड बॉर्न है, फिर हो सकता है ये ट्रांसमिट। उसके बाद नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी नॉन ह्यूमन सोर्सेज में कहता है सॉइल है, वाटर है, एनिमल सोर्सेज हैं और अदर फोमाइट सोर्सेज हैं। तो सॉइल सोर्सेज में उसकी एग्जांपल है टेटनस। वाटर सोर्स की है लिजिनियर्स डिजीज़। ठीक है, और जो टेटनस है इसके स्पोर्स सॉइल में होते हैं और वो वूंड के थ्रू स्किन के अंदर एंटर होते हैं। जैसे जब एक्सीडेंट होता है तो क्यों कहा जाता है कि टेटनस की वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उस सॉइल के अंदर टेटनस के इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके किसी भी वूंड के थ्रू स्किन के अंदर एंटर हो सकता है। वाटर सोर्स में लिजिनियर्स डिजीज है, बैक्टीरिया इन वाटर एरोसोल आर इनहेल्ड इनटू लंग्स। ठीक है, वो एरोसोल बॉटल्स के थ्रू आप लंग्स में उसको इनहेल कर सकते हैं। एनिमल सोर्स में डायरेक्टली है, इंसेक्ट वेक्टर है, वाया एनिमल एक्सक्रीटा है। ठीक है, डायरेक्टली यानी एनिमल से, जैसे आप कैट स्क्रेच फीवर है। ठीक है, आपने कैट पेट है आपका, आपने पाली हुई है, तो कैट जो है जब स्क्रेच करती है ना, तो उसके नेल्स के अंदर जो है ये बैक्टीरिया होता है, ये वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है डायरेक्टली। वाया इंसेक्ट वेक्टर यानी एनिमल सोर्स तो है उसका, लेकिन वो किसी इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे लाइमी डिजीज़ है, जो कि टिक बाइट से हमारे पास बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, होता तो वो एनिमल सोर्स का है। उसके बाद है वाया एनिमल एक्सक्रीटा, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो कि ई कोलाई कॉज करता है, और इसमें कैटल फीसिस के अंदर बैक्टीरिया होता है, और वो अंडर कुक्ड हैमबर्गर यानी अंडर कुक्ड मीट लेंगे आप तो उसमें वो हो सकता है और वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। फोमाइट सोर्स में स्टेफिलोकोकस स्किन इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टावल इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द स्किन। तो ये हमारे पास जी कुछ ट्रांसमिशन के मोड्स थे। अब बहुत डिटेल में इतने सारे टेबल्स बने हुए हैं, या आप पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इनके अंदर ना डिफरेंट सोर्सेज से आने वाले सारे बैक्टीरियाज के, वायरसेस के और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के नेम्स लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेप, जो कि सेकंड डिटर्मिनेंट है बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस का, इज़ द एडहेरेंस टू सेल सरफेस, कि वो सेल की सरफेस से एडहेयर किस तरह हो रहा है, ये भी डिटर्मिन करता है कि उसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो रही होगी। तो कुछ बैक्टीरिया के पास तो जैसे पिलाई हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कैप्सूल है, ग्लाइकोकेलिक्स या पिलाई है, जिससे वो एडहायर करते हैं टू द सरफेस ऑफ द सेल, जिस पर उन्होंने डिजीज कॉज करनी होती है। ठीक है, और म्यूटेंट द एडहेरेंस मैकेनिज्म्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैच टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूटेंट्स दैट लैक दीज मैकेनिज्म्स आर ऑफन नॉन पैथोजेनिक। तो उस बैक्टीरिया के वो वाले म्यूटेंट जिनमें वो मैकेनिज्म नहीं होगा जिससे वो एडहायर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, तो वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी उनकी लूज हो जाएगी। जैसे पिलाई ऑफ Neisseria gonorrhea and E. coli mediate the attachment of organisms to the urinary tract and the glycocalyx of Staphylococcus। तो अगर हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के पिलाई और ग्लाइकोकोलेक्स को खत्म कर दें तो वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और वो मॉलिक्यूल्स जिसके थ्रू वो एडहायर करते हैं उनको हम एडहेजेंस कहते हैं। आफ्टर द बैक्टीरिया अटैच दे ऑफन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स कॉल्ड अ बायोफिल्म ऑफ वेरियस पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। ये बायोफिल्म उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और बायोफिल्म्स स्पेशली फॉरेन बॉडीज़ पर बनते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक जॉइंट्स, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर हमने बाहर से कुछ चीज़ें लगाई होती हैं ना, जैसे हार्ट के स्टेंट्स डले होते हैं, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया स्पेशली जाकर बायोफिल्म्स बना लेते हैं, और बायोफिल्म्स प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया को फ्रॉम बोथ एंटीबायोटिक्स एंड होस्ट इम्यून डिफेंसेस, दोनों से प्रोटेक्ट करती हैं। एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द परसिस्टेंस ऑफ सूडोमोनास इन द लंग्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेक, द प्रिकर्सर ऑफ डेंटल कैरीज। ठीक है, इसमें बस इतना जानना ठीक है आपके लिए।
के सेकंड स्टेप क्या था, एडहेजन, और एडहेजन के लिए हमने थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो पढ़ ली हैं। थर्ड स्टेप है इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। बैक्टीरिया अब क्या करेगा, उसने डिवाइड भी कर लिया है, वो एडहेजन भी हो गया, अब वो इन्वेड करता है। इन्वेड, अब ये उसका पैथोजेनेसिस का मैकेनिज्म है। वन ऑफ द मैकेनिज्म इज इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन एंड देन इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। अदर मैकेनिज्म इज टॉक्सिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग में टॉक्सिन प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इस मैकेनिज्म और एक और मैकेनिज्म होता है इम्यूनोपैथोजेनेसिस, वो भी पढ़ेंगे वो क्या होता है। तो इन्वेजन में क्या होता है, बैक्टीरिया इन्वेड करता है दूसरे सेल्स पर डिफरेंट एंजाइम्स की फॉर्म में, यानी वो ऐसी एंजाइम्स रिलीज करता है, ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करता है जो कि दूसरे सेल्स पर इन्वेड करते हैं बाय डाइजेस्टिंग देयर सेल मेम्ब्रेन्स, बाय एंटरिंग इनटू देम, डिस्ट्रॉइंग देयर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स एंड अदर वेज एज वेल। तो उनको वो डिस्ट्रॉय करता है और उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम्स इधर लिखे हुए हैं, उनमें कोलेजनेज है, हाइलुरोनाइडेज है, उसके अलावा कोएगुलेज है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज है, ल्यूकोसाइडिन्स है। ठीक है, ल्यूकोसाइडिन्स जो है ल्यूकोसाइड्स को डिस्ट्रॉय करें, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइड्स एंड मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करें, और डिफरेंट वायलेंस फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी इन्वेसिवनेस को मजीद जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज एंटी फेगोसिटिक फैक्टर्स इज कैप्सूल एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। कैप्सूल की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैप्सूल जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग फेगोसाइटोस्ड बाय द फेगोसाइट्स। ठीक है, और जो हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बैक्टीरिया के कैप्सूल के ख़िलाफ़, और उससे हम फिर बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज करने में जो है वो आसानी पैदा करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑप्सोनाइजेशन इज़। ठीक है, उसके अलावा जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्रोटीन्स हैं ग्राम पॉजिटिव टॉक्साई के अंदर, वो भी एंटी फेगोसिटिक फैक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जिसमें एम प्रोटीन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद ये टेबल बना हुआ है, इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन सा इनका वायलेंस फैक्टर है। वायलेंस फैक्टर मतलब डिजीज कॉजिंग फैक्टर, जैसे कैप्सूल है, पिलाई हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और फिर हम उनको वैक्सीन में यूज़ करते हैं, और फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही अभी आप जो है इतनी डिटेल आपको इतनी करने की इसकी ज़रूरत है। इंट्रासेलुलर सर्वाइवल क्या चीज़ है, हमने इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन तो पढ़ ली। इंट्रासेलुलर सर्वाइवल क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया दैट इनहांसेस देयर एबिलिटी टू कॉज डिजीज। बैक्टीरिया की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इन बैक्टीरिया को हम इंट्रासेलुलर पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली कॉज ग्रेनुलोमेटस लीजन। इसके बारे में आप ये याद रखें कि ग्रेनुलोमेटस लीजन ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंट्रासेलुलर सर्वाइवल क्या है, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के अंदर होता है ये। ठीक है, और ये ग्रेनुलोमेटस लीजन्स क्या कॉज करता है, और इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एग्जांपल याद रख लें। ठीक है, और हिस्टोप्लाज्मा की, इट इज़ ऑल्सो, ये फंगस है बट ये भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, ये हम नहीं पढ़ रहे, टॉक्सिन प्रोडक्शन। फोर्थ सेकंड मैकेनिज्म इज टॉक्सिन प्रोडक्शन। अब मैंने आपको टॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट वीडियो में। तो टॉक्सिन क्या है, देयर आर एक्सोटॉक्सिन, देयर आर एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन जो रिलीज हो जाते हैं, एंडोटॉक्सिन जो सेल वॉल में रहते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल वॉल में रहते हैं, फिर उनकी कंपोजिशन क्या होती है, फिर उन कौन कौन सी डिजीजेज में होते हैं, जैसे मेनिंजोक्सीमिया है, सेप्सिस है, और एक्सोटॉक्सिन रिलीज होते हैं टेटनस में, बॉचुलिज्म में, डिफ्थेरिया में। इसको आप पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल इफेक्ट्स में इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, और एंडोटॉक्सिन्स फीवर और शॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इधर एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स की डिटेल लिखी हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास सारे। हाँ, इम्यूनोपैथोजेनेसिस रहती थी। इम्यूनोपैथोजेनेसिस होता है कि कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ना, या वो जो एंटीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के एंटीजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ना, वो एंटीबॉडीज़, चूँकि वो जो एंटीजेनिक कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, वो रिजेंबल करता है हमारे ही किसी टिश्यू के स्ट्रक्चर के साथ, तो एंटीबॉडीज़ हमारे टिश्यूज़ पर भी एक्ट करने लग जाती हैं। जैसे रोमैटिक फीवर है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस विच क्रॉस रिएक्ट विद जॉइंट, हार्ट एंड ब्रेन टिश्यू, उसके साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से आर्थराइटिस, कार्डाइटिस और कोरिया होता है, जो कि इस डिजीज़ के टिपिकल फीचर्स हैं। तो ये होता है हमारे पास इम्यूनोपैथोजेनेसिस। दैट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पैथोजेनेसिस। अब हमारे पास जो टॉपिक रह गया वो है स्टरलाइजेशन और इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।